अच्छा यार, अगर आप हाई रिफ्रेश रेट की बात करें तो ये एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ है। यानी कि अगर आप देखें ना आईफोन के अंदर, तो उसके अंदर डिस्प्ले की एनिमेशंस बहुत स्मूथ हैं, जिसकी वजह से हमें वो काफ़ी स्मूथ लगता है। लेकिन एंड्रॉयड के अंदर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो इतने स्मूथ नहीं थे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की थी वन प्लस ने, वन प्लस 7 प्रो के साथ। उन्होंने 2019 में ये फ़ोन लॉन्च किया था और 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट था, जो कि नॉर्मल 60 हर्ट्ज़ से ज़्यादा था। उससे क्या होता था कि एनिमेशंस आपको जो है ना, मोबाइल का ओवरऑल एक्सपीरियंस ही बहुत ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलता था। अब इसी चीज़ को आगे लेके चले। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अब इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि ये बैटरी बहुत खाता था। तो सैमसंग ने अपने S20 सीरीज़ के अंदर ये पहली मरतबा इसको अनाउंस किया और उन्होंने 120 हर्ट्ज़ के ऊपर ले गए, यानी कि डबल कर दिया। पहले वाले 60 हर्ट्ज़ से इसको 120 हर्ट्ज़ पे कर दिया। रिफ्रेश रेट उन्होंने टोटली डबल कर दिया और इससे बैटरी भी काफ़ी कंज्यूम होती थी। लेकिन सैमसंग ने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि हम इसको 120 हर्ट्ज़ को 1080p रेजोल्यूशन के ऊपर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आप अगर 1440p या WQHD प्लस रेजोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर ये काम नहीं करेगा, उसके ऊपर आपको 60 हर्ट्ज़ ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उन्होंने इसकी रीज़न ये दी कि ये बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो इसकी एक्चुअल रीज़न क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ताहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल ताहा टेक। और गाइज, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगा बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं एक न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको उसकी अपडेट्स आ जाएं, आपको उसकी नोटिफिकेशंस आ जाएं। और आप काइंडली मुझसे सवाल पूछें। अगला हमारा फ्राइडे Q&A आने वाला है, तो आपको किसी भी किस्म की कोई टेक रिलेटेड कन्फ्यूजन का सवाल है तो आप मुझसे पूछें। अच्छा जी, अब अगर हम रिफ्रेश रेट की बात करें और स्पेशली हम सैमसंग के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सैमसंग ने S20 सीरीज़ के अंदर जब 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया तो उन्होंने साथ में इसको WQHD प्लस पे या 1440p पे इन्होंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यानी कि आप उस पर यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको सिर्फ 1080p तक यूज़ कर सकते हैं। और उसकी रीज़न उन्होंने ये दी कि हमारे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि इसको हम WQHD प्लस पे यूज़ कर सकें विदाउट ह्यूज बैटरी ड्रेन, क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन करता था वो। तो बैटरी ड्रेनिंग की उन्होंने मेन जो है ना वो इशू बताया कि हम इस वजह से इसको इस पे नहीं लेकर जा रहे। उस मोबाइल में Exynos 990 चिपसेट था ग्लोबल वेरिएंट में और स्नैपड्रैगन 865 है वो बाकी अमेरिका वगैरह में, अमेरिका में, चाइना में। ठीक है, लेकिन सैमसंग ने उस टाइम कहा कि अगर हमें LTPO टेक्नोलॉजी मिल जाए, जो कि क्या करती है कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट देती है, उसको मतलब कि आप 0 से लेकर 120 हर्ट्ज़ तक उसको जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, अडाप्टिव जिस तरह से होता है। इस चीज़ को सैमसंग ने फिर ये कहा था कि हम इसको WQHD प्लस पे इसलिए नहीं लेकर आ रहे क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन करती है। तो उसका हल ये है कि अगर LTPO मिल जाएगी तो उससे हम इसको 1 हर्ट्ज़ तक भी लेकर जा सकते हैं। तो जहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे कंपनसेशन करके हम उसको 1 हर्ट्ज़ 10 हर्ट्ज़ जितनी भी कम हो सकेगी, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उस लिहाज से करेंगे, ताकि अगर 120 हर्ट्ज़ पे ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो भी रही है तो ये चीज़ उसको कंपनसेट कर दे, ताकि आपकी बैटरी ओवरऑल अच्छी निकल जाए, यानी कि बैटरी की एवरेज अच्छी आ जाए। लेकिन अब अगर आप देखें, अब आया है Note 20 अल्ट्रा, जैसे कि आप सबको पता है। उसके अंदर सैमसंग ने LTPO टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। ठीक है, LTPO टेक्नोलॉजी, जिसका सैमसंग कह रहा था कि अगर हमें ये मिल जाए तो हम 120 हर्ट्ज़ को दे देंगे WQHD प्लस पे, लेकिन सैमसंग ने अभी तक उसको कैप करके रखा 1080p पे, यानी कि आप 120 हर्ट्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्होंने इस दफ़ा अडाप्टिव भी कर दिया, यानी कि आपका हर वक्त 120 हर्ट्ज़ नहीं रहेगा। जिस तरह की आप सिनेरियो में अगर आप ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं तो उस लिहाज से फिर उसकी रिफ्रेश रेट चेंज होता रहेगा। अगर आप स्टिल इमेज पे खड़े हुए हैं तो फिर आपका रिफ्रेश रेट बहुत डाउन हो जाएगा, ताकि बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। यही LTPO टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में सैमसंग कह रहा था कि अगर हम ये वाली इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे ये रेडी होगी तो हम उसको 120 हर्ट्ज़ को WQHD प्लस 1440p के ऊपर भी इसको जो है ना हम एनेबल कर देंगे। लेकिन उन्होंने इस दफ़ा भी इस चीज़ को एनेबल नहीं किया। तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है? अब इसकी रीज़न ये नहीं है कि ये पैनल, जो डिस्प्ले का पैनल लगाया इन्होंने, ये केपेबल नहीं है। ये केपेबल है 120 हर्ट्ज़ 1440p पे एग्जीक्यूट कर सकता है, ये बहुत केपेबल पैनल है। ठीक है, लेकिन सैमसंग ने क्यों अभी तक हमें यही रीज़न दे रहा है कि जी बैटरी बहुत ड्रेन होती है, बैटरी बहुत ड्रेन होती है। तो आप ये देख लें कि वन प्लस ने अपने OnePlus 8 Pro में ये इम्प्लीमेंट कर दिया किस तरह से 120 हर्ट्ज़ चल रहा है WQHD प्लस पे। ठीक है, तो ये फिर इसमें क्यों नहीं चल रहा? अब इवन कि आप देख लें Galaxy Tab S7 Plus, सैमसंग की टैब जो Note 20 अल्ट्रा के साथ ही अनाउंस हुई है, उसके अंदर भी आपको 120 हर्ट्ज़ WQHD प्लस यानी कि 120 हर्ट्ज़ 1440p पे देखने को मिल रहा है। लेकिन सिर्फ एक नोट सीरीज़ ऐसी जिसके अंदर आपको ये 1080p पे रिस्ट्रिक्ट हुआ मिल रहा है, यानी कि आप 120 हर्ट्ज़ को 1440p पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों ऐसा है? देखें जी, अगर तो इसका यही एक सिंगल रीज़न होता है कि ये बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन करता है, जो कि एक ह्यूज इशू है और ये फैक्ट है, बैटरी वाकई ड्रेन करता है।
लेकिन अगर यही एक इशू होता तो वन प्लस अपने 8 प्रो में इसको क्यों इंप्लीमेंट करती? ठीक है, उन्होंने भी तो इंप्लीमेंट किया और उन्होंने बैटरी अच्छी इसके अंदर दिखाई है, यानी कि एक अच्छी एवरेज है बैटरी की उसके अंदर। और उसके अलावा सैमसंग ने खुद अपने गैलेक्सी टैब S7 प्लस के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया है, तो उन्होंने भी इसकी बैटरी टेस्टिंग की होगी। उसके अंदर चलें बैटरी ज़्यादा है, लेकिन वन प्लस 8 प्रो एक फ़ोन है, ठीक है, नोट 20 प्लस से फिर भी छोटा ही है, तो उसके अंदर अगर वो इंप्लीमेंट कर सकता है तो सैमसंग ने इसके अंदर इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? अब इसकी बैटरी ड्रेन के अलावा जो मेन रीज़न मेरी समझ में आती है, अगर आप खुद देखें तो S7 प्लस टैब में और वन प्लस 8 प्रो में, दोनों में जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का, उसमें स्नैपड्रैगन 865 है, इसमें स्नैपड्रैगन 865 प्लस है। तो इससे हमें सोचने के बाद, काफ़ी कुछ देखने के बाद ये पता चलता है कि जो Exynos 990 है, शायद वो इस केपेबल ही नहीं है कि वो 120 हर्ट्ज़ को 1440p पे एग्जीक्यूट कर सके, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल चिपसेट चाहिए। अब Exynos 990 ये नहीं है कि बहुत कोई हल्की चिपसेट है या इस तरह से, लेकिन स्नैपड्रैगन से इन्फीरियर है, और ख़ास तौर पे अगर परफॉर्मेंस में बात करें तो बेशक तकरीबन उसके करीब है, लेकिन एफिशिएंसी, पावर एफिशिएंसी के अंदर वो बहुत नीचे है, उसकी बैटरी टाइमिंग बहुत कम हो जाती है, वो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करती है। तो शायद इस वजह से सैमसंग ने, अब सैमसंग चाहता तो अपने स्नैपड्रैगन वाले वेरिएंट्स को कर सकता था, मतलब उसको 120 हर्ट्ज़ को 1440p पे दे सकता था, लेकिन सैमसंग ने ऐसा क्यों नहीं किया? वो इस वजह से कि ऑलरेडी जो रीजन्स हैं जिनको Exynos वेरिएंट मिल रहा है, वो ऑलरेडी इस बात पे बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हैं कि हमें स्नैपड्रैगन वेरिएंट क्यों नहीं मिला, हमें एक इन्फीरियर चिप क्यों मिली। और ऊपर से अगर वो स्नैपड्रैगन वाले वेरिएंट को एक एक्स्ट्रा उसको, क्योंकि वो केपेबल है, तो उसको 120 हर्ट्ज़ दे देते 1440p पर, Exynos वालों को ना मिलती तो सैमसंग तकरीबन, यानी कि उनकी सेल्स रुक जानी थी Exynos वाले वेरिएंट्स की। तो ये एक रीज़न हो सकती है इस चीज़ की कि सैमसंग ने Exynos वाले वेरिएंट्स में भी और स्नैपड्रैगन वाले में भी उसको 1080p पे जो है ना कैप कर दिया। अभी अगर हम Exynos की बात करें, मेरे ख्याल में Exynos जब तक इसके स्नैपड्रैगन के मुकाबले में या उससे आगे नहीं निकल जाती, सैमसंग को इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब एक सुपीरियर चिपसेट अवेलेबल है तो सैमसंग ने अगर $1300 चार्ज करने हैं तो हमें उस लिहाज से एक सुपीरियर चिपसेट देनी चाहिए। लेकिन सैमसंग ने इस चीज़ को टैकल करने के लिए एक ये किया है कि जो इनकी अपनी मोंगूज का CPU है, आर्किटेक्चर इस्तेमाल हो रहा है, वो Exynos के अंदर आर्म का आर्किटेक्चर इस्तेमाल करने के बारे में उनसे डील कर रहे हैं। उसके अलावा इनकी AMD के साथ डील हुई है, माली GPU की बजाय AMD का GPU इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे हमें जिधर तक एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि ये एटलीस्ट जो नेक्स्ट ईयर स्नैपड्रैगन 875 आएगी, ये उसके साथ ऑन पार होगी Exynos की नेक्स्ट चिपसेट, जो भी उसका नाम होगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, पूरी दुनिया वालों के लिए जहाँ पे Exynos वेरिएंट आता है। अगर Exynos भी स्नैपड्रैगन के मुकाबले कहीं से आगे हो जाता है, और अगर ये आर्म आर्किटेक्चर इस्तेमाल कर लें CPU के लिए, जो उनका लेटेस्ट है X1 है आई थिंक उसका नाम, और उसके अलावा जो ये AMD के है ना ग्राफिक्स, ये इस्तेमाल कर लें, इनका ग्राफिकल आर्किटेक्चर इस्तेमाल कर लें उनका CPU का, तो ये स्नैपड्रैगन को टक्कर ही नहीं दे सकते, बल्कि उनसे आगे निकलने का भी पोटेंशियल रखते हैं। अब देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर क्या होता है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा हम इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हैं कि Exynos की नेक्स्ट चिपसेट वो क्या कर सकती है, स्नैपड्रैगन से आगे निकलती है या नहीं निकलती, तो फिर हम देखेंगे इसका क्या होता है। लेकिन अभी के लिए मैंने आपको रीज़न बताने की और उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। तो गाइज, अगर आपको लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, अगर आपको कोई भी टेक रिलेटेड क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह अगले फ्राइडे Q&A के अंदर आपसे मिलता हूँ, उसके अंदर मैं आपके सवाल जवाब भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त गाइज, मैं चलता हूँ, पीस आउट।